तीसरी बात जो आती है जनरल में, वो अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है आप सभी शिक्षकों के लिए। तो हमारे जो जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है कि अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे बनाएं, किसको बनाएं। तो जितने भी हमारे हेड मास्टर्स हैं या अभी इंचार्ज हैं, भले उनका प्रमोशन नहीं हुआ लेकिन इंचार्ज की भूमिका में है, तो उनके लिए ये आदेश या निर्देश रहेगा कि वो खंड शिक्षा अधिकारी को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। जितने भी हेड हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, जितने भी हेड हैं या उनका प्रमोशन भले ही हेडमास्टर पे नहीं हुआ लेकिन वो इंचार्ज हैं अपने विद्यालयों के, तो वो खंड शिक्षा अधिकारियों को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। इसके अतिरिक्त जितने सहायक शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, वो अपने विद्यालय के हेडमास्टर को या इंचार्ज अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। अब जो संविलियन विद्यालयों का अगर बात करें, जहां पे संविलियन हुआ है, तो वहां पे इफेक्टिव प्रिंसिपल जो है, जो प्राइमरी और जूनियर का संविलियन हुआ है, तो संभवतः अधिकतर केस में जो जूनियर के हेडमास्टर हैं वह प्रभावी वहां पे नोडल है, हेड है, तो उनको आप अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। अभी रिपोर्टिंग ऑफिसर का देखिए प्रयोग, यूज कहाँ कहाँ आएगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो उपयोग है वो आप जब कोई भी छुट्टी लेते हैं उस केस में आता है। छुट्टी के बाद आप अपनी जब लौट के आते हैं और आप पुनः ज्वाइन करना चाहते हैं, तब भी रिपोर्टिंग ऑफिसर का रोल आता है। इसके अलावा विभाग द्वारा कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाए गए हैं, तो वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी जब आप भरेंगे तो वो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के माध्यम से ही बीएसए स्तर को प्रेषित किया जाएगा। इसीलिए रिपोर्टिंग ऑफिसर का चयन करना, या अगर आपने पहले चयन किया हुआ है तो उनको बदलना आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ऐड अ रिपोर्टिंग ऑफिसर में आप एक रिपोर्टिंग ऑफिसर ऐड कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके। यदि आप सहायक शिक्षक हैं तो अपने आप हेडमास्टर को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना चाहेंगे, उसके लिए दो तरीके हैं। या तो उनका मानव संपदा कोड आप जानते हो या उनका नाम से आप सर्च कर सकते हैं। उसके पहले है कि आप सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में देखते हैं क्या क्या है। ऑनलाइन सर्विसेज में लीव है, ट्रांसफर है, एनुअल प्रॉपर्टी राइट है, एनओसी है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। तो अभी मैंने जो बात की थी कि सहायक शिक्षक अपने हेडमास्टर को करेंगे, हेडमास्टर खंड शिक्षा अधिकारी को करेंगे, वह लीव के संदर्भ में है। क्योंकि अभी यहाँ पे प्रभावी जो चीज है वो लीव है, तो आप लीव के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे। सहायक शिक्षक जो है वो हेडमास्टर को और हेडमास्टर खंड शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्टिंग ऑफिसर चयनित कर लेंगे। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर दो तरीके से कर सकते हैं, या आप नाम डाल करके या उनका EHRMS कोड डाल करके आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे लिस्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर में आप ये भी दे सकते हैं कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन पड़ा हुआ है। इसके बाद आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है लीव मॉड्यूल, इस पे बात करेंगे। तो लीव मॉड्यूल आप सभी जानते हैं, इसमें दो जो बहुत महत्वपूर्ण लिंक हैं, एक है माई लीव, दूसरा है अदर्स लीव। तो देखिए माई लीव भी सभी के लिए है और अदर्स लीव जो है वो केवल जो हेड हैं या इंचार्ज हैं उनके लिए होगा। माई लीव में अगर आप जाएंगे, इसका मतलब हुआ जो आपको छुट्टियां अपने खुद की आवेदन करनी है, या उसका बैलेंस देखना है, या अपने जो आवेदन किया है उसका स्टेटस देखना है, या आपने पहले कोई छुट्टी अगर आवेदन की हो तो उसको कैंसिल करना है। या उसके बाद महत्वपूर्ण चीज आती है लीव अर्ली ज्वाइनिंग। ये एक नई चीज आपको लग रही होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप यदि कोई छुट्टी लेते हैं आकस्मिक अवकाश के अलावा, यदि आप मैटरनिटी लीव लेते हैं, यदि आप बाल देखभाल अवकाश लेते हैं, यदि आप मेडिकल लीव लेते हैं, तो उसके बाद जब आप लीव से लौटेंगे तो आपको एक ज्वाइनिंग ऑनलाइन करनी पड़ती है। या अगर आपकी छुट्टी खत्म होने से पहले आप लौट रहे हैं तो आपको यहाँ से अर्ली ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अदर्स लीव में मैं बता दूं, अदर्स लीव अगर कोई हेडमास्टर है या खंड शिक्षा अधिकारी है उनको भी दिखता है। अगर वो देखना चाहें कि उनको किसने अपनी छुट्टी भेजी है, वो सारी चीजें इसमें दिखेंगी। कितनी छुट्टियां उनकी पेंडिंग है, कितनी उन्होंने डिस्पोज कर दी, ये सारी चीजें इसमें दिखेंगी। तो हम लोग पहले माई लीव में बात करेंगे
कैसे अप्लाई किया जाता है छुट्टियां। तो छुट्टी अप्लाई करने के लिए आप सभी लोग अप्लाई लीव में जाते हैं। लीव अप्लाई में आपको 3-4 चीजें उसमें डालनी पड़ती हैं। सबसे पहला, किस तरह की लीव आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप कैजुअल लीव लेना चाहते हैं तो आप उसमें कैजुअल लीव सेलेक्ट करते हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। दोबारा इसको आपको याद दिला दूं। सभी जो सहायक शिक्षक हैं, कई बार ये देखा जा रहा है कि सहायक शिक्षक डायरेक्टली बीएसए को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं। कई बार सहायक शिक्षक डायरेक्टली पीओस को अपनी छुट्टियां भेज दे रहे हैं कैजुअल लीव, जो कि गलत है। सहायक शिक्षक हमेशा प्रधान शिक्षक को ही अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाते हुए और उनको अपनी छुट्टियां भेजेंगे। अगर वो छुट्टी प्रधानाध्यापक के अधिकार क्षेत्र में है तो वह स्वीकृत करेगा, अन्यथा वह आगे बीओ को फॉरवर्ड कर देगा। ये पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना है। तो लीव में अप्लाई करते समय कौन सी छुट्टी आप लेना चाहते हैं। अर्न लीव के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि हर 1 साल की सर्विस में आपको एक ईएल मिलती है। हालांकि पोर्टल पे आपको कई बार दिखता है 300 दिन का ईएल आपको बैलेंस दिखता है, या कई बार आपको अगर ब्लॉक में अपडेट नहीं हुआ है तो 0 दिन का दिखता है। इस संबंध में आप अर्न लीव अप्लाई कर सकते हैं जितनी आपकी सर्विस हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर उसको देखेंगे, वो वेरीफाई करेंगे कि क्या वास्तव में आपकी उतनी सेवा हुई है, आप उतनी अर्हता रखते हैं उतनी छुट्टियों की। यदि आप रखते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उसका स्वीकृत किया जाएगा। कैजुअल लीव आप सभी वाकिफ हैं, ये बहुत ही प्रचलित छुट्टी है। साल में 14 दिन की छुट्टी मिलती है आपको कैजुअल लीव। इसको आप अप्लाई करने के लिए, मान लीजिए कैजुअल लीव अप्लाई करते हैं आप, तो इसमें आपको जिस दिन से आप छुट्टी ले रहे हैं वो दिन करना है। आप एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा सभी शिक्षकों को, जो हाफ लीव है ये शिक्षकों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कई बार कई खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए प्रश्न पूछते हैं कि क्या 0.5 सीएल दे है, तो शिक्षकों को परिषदीय, चूंकि आप परिषदीय कर्मचारी हैं, आपको दे नहीं है, तो आप इसको 0.5 सीएल अप्लाई नहीं करेंगे। तो मान लीजिए आपने 1 दिन की छुट्टी यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, ये आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन लगता होगा कि ये क्या है और क्यों है। जो 6वां बिंदु है और 7वां बिंदु है, इसका महत्व तो यह है कि जब आप छुट्टी से लौट के आएंगे या छुट्टी पे जाने से पहले आपकी अगर कोई छुट्टी पड़ रही है, संडे पड़ रहा है, तो आप इसमें अगर लिख देंगे तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, जब आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए 15 तारीख को मैंने अवकाश लिया, 16 को मान लीजिए संडे है, तो अगर आप इसमें भर देंगे कि 16 को संडे था, लीव सफिक्स में 7वें कॉलम में, तो आपकी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वो 17 को एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं तो वो 16 को वो पूछेगा आपसे कि 16 का आपका क्या स्टेटस है, जबकि 16 की आपकी एक संडे का अवकाश है। इसीलिए ये 2 कॉलम बनाए गए हैं कि यदि आप जो अवकाश ले रहे हैं उसके पहले अगर कोई संडे पड़ रहा है या कोई मान लीजिए गजेटेड हॉलीडे पड़ रहा है, होली, दिवाली, दशहरा, वो आप इसमें भर सकते हैं। दूसरा, छुट्टी का जो आप पीरियड है उसके बाद अगर कोई अवकाश पड़ रहा है तो वो आप भर सकते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड आपने लिखा, यानी जिस आधार पर आप छुट्टी ले रहे हैं, अपना व्यक्तिगत कारण आपका हो सकता है, स्टेशन लीव परमिशन आपको भरनी है, एड्रेस भरना है, चूज फाइल में अपना कोई एप्लीकेशन आपको अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। तो ये हुई कैजुअल लीव अप्लाई करने की प्रक्रिया। अब कुछ शिक्षक सोच रहे होंगे कि जब हम एम स्थापना ऐप से सीएल अप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ फ्रॉम और टू सेलेक्ट करना पड़ता है, ये सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं सेलेक्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा अभी अंतर है, कुछ समय बाद एम स्थापना ऐप पे भी ये सारी चीजें आएंगी, तो जो थोड़ा अंतर है वो धीरे से खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ये थोड़ा अंतर पोर्टल पे और ऐप पे विद्यमान है। यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपकी छुट्टी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को चली जाएगी। अगली बात आती है आपकी कैजुअल लीव के बाद अन्य छुट्टियां। तो जैसे ही कैजुअल लीव का आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, वैसे ही अन्य है। अगला लेकिन महत्वपूर्ण जो 2 और छुट्टियां हैं, वो एक मेडिकल अवकाश है और दूसरा सीसीएल है। तो मेडिकल की अगर बात करें तो मेडिकल अवकाश में आप सभी के काफी सुधार विभाग द्वारा किया गया है। पहले आप सभी को मेडिकल लेने के लिए बहुत सी समस्याएं थी। आप सभी को मेडिकल जब आप लेते थे तो आप एप्लीकेशन आप बीआरसी पे आपको भिजवाना पड़ता था किसी माध्यम से, आप कई बार नहीं जा सकते थे।
उसके बाद आपका वेतन रुकता था। जब आप 30 दिन बाद या 45 दिन बाद या 15 दिन बाद दोबारा ज्वाइन करते थे तो आपको वेतन लगवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। वो प्रक्रिया काफी हद तक समाप्त की गई है। अभी आप मेडिकल अवकाश फुल पे लीव अगर आप अप्लाई करते हैं उसमें लेकिन शर्त है, आप मेडिकल लीव अप्लाई करेंगे अपना आवेदन पत्र और डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेटर के साथ। जैसे ही मान लीजिए आपने 15 दिन का मेडिकल लीव अप्लाई कर दिया तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी मेडिकल लीव स्वीकृत कर दें। अगर आप 42 दिन से कम की छुट्टी लेते हैं तो वो खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर की है। अगर आप इससे अधिक तो वो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बीएसए को फॉरवर्ड की जाती है। ये छुट्टी खंड शिक्षा अधिकारी स्वीकृत कर देंगे। उसके बाद 15 दिन बाद जब आप स्वस्थ होकर आते हैं वापस, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप मानव संपदा पोर्टल से ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई शिक्षकों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। इसके अभाव में वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर आप मेडिकल, सीसीएल, मैटरनिटी से वापस लौटते हैं तो आपको मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो फिटनेस सर्टिफिकेट आप पहले फिजिकल फॉर्म में देते थे बीआरसी पे, वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अब ऑनलाइन ज्वाइनिंग में अपलोड करना है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग आपको दिखाएंगे कैसे करना है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आप अगली बार मानव संपदा पोर्टल पे छुट्टियां नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको मेडिकल लीव का एक प्रोसीजर है। सेम चीजें हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स, स्टेशन लीव। इसमें जो अटैचमेंट आपको दिखाना है, अटैच्ड अपलोड अटैचमेंट, पॉइंट नंबर 11, इसमें आपको अपना आवेदन तथा जो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया हुआ है वो आप इसमें चूज फाइल करते हुए अपलोड कर देंगे। दोनों का कंबाइन एक पीडीएफ बनाते हुए इसमें आपको अपलोड किया जाना है। तो आपका मेडिकल और सीसीएल इसी तरीके से अप्लाई होगा। ये आप ध्यान रखिए कि आप सीसीएल जब अप्लाई करते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आप सभी को जानकारी है, नहीं तो अपने ब्लॉक स्तर पे पता कर लें। आपको उसमें किस आधार पर छुट्टी ले रहे हैं, बच्चे की तबीयत या एग्जाम, उसका डॉक्यूमेंट भी लगाना होता है, अन्यथा वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें छुट्टी जब लेने के बाद ज्वाइनिंग की बात आती है, इसको हम लोग दिखाएंगे। अच्छा, दूसरा इसमें आप सभी ये परिचित हैं, व्यू बैलेंस आप देख सकते हैं ऊपर जो दूसरा है व्यू बैलेंस, जिसमें आपके सारी छुट्टियां दिखाई गई हैं कि छुट्टियां आपकी बची हुई हैं। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि कुछ छुट्टियां जो है वो परिषदीय शिक्षकों के लिए नहीं होती हैं, तो वो हटा दी गई थी, स्टडी लीव हटा दी गई थी। बाकी कुछ छुट्टियां जो आपके लिए हैं वो आप अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसको खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात आती है कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी लीव बैलेंस अपडेट नहीं किया गया है, तो उनका बैलेंस 0 दिखाता है, यानी ब्लॉक स्तर से उनकी छुट्टियां अभी अपडेट नहीं की गई हैं। ऐसे शिक्षकों को तत्काल अपने बीआरसी पर संपर्क करना है और अपनी सभी छुट्टियां अपडेट करा लेनी है। ये चीज खंड शिक्षा अधिकारियों से भी विभाग ने मांगा है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका आपने लीव बैलेंस अपडेट नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है। ये भी पोजीशन विभाग द्वारा मांगी गई है कि कुछ शिक्षकों का विद्यालय के अभिलेखों में जो छुट्टी उन्होंने ली थी वो सर्विस बुक में अंकित नहीं थी। ऐसे शिक्षक भी निकल के आए हैं जिन्होंने विद्यालय अभिलेख के अनुसार 500 छुट्टियां ले रखी हैं, सर्विस बुक में सिर्फ 50 छुट्टियां चढ़ी हैं और मानव संपदा पोर्टल पे सिर्फ 30 छुट्टियां चढ़ी हैं। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से इस पे कार्रवाई हो रही है। जो सही लोग हैं और गलत दोनों तरीके के लोग हैं, कुछ लोग अपनी छुट्टियां जानबूझकर नहीं चढ़वा रहे हैं, उनको निर्देश रहेगा अपनी छुट्टियां आप सही करवा लें मानव संपदा पोर्टल पर, अन्यथा आपकी भी जवाबदेही इसमें फिक्स होगी। इसके बाद माई लीव में तीसरी चीज जो आती है वो एप्लीकेशन स्टेटस। तो जो आपने छुट्टी का आवेदन किया है वह अभी कहाँ पे है, किस स्तर पे है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हर छुट्टी जो आप आवेदित करते हैं उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, लीव रेफरेंस नंबर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट एक संख्या है। आप सभी लोग इस बात की भी जानकारी रखते होंगे
कि आजकल जो अधिकारी आपके विद्यालयों में निरीक्षण पे आ रहे हैं, अगर आप विद्यालय में अनुपस्थित हैं, अगर आप छुट्टी लेकर के अनुपस्थित हैं, तो आपका ये लीव रेफरेंस नंबर प्रेरणा ऐप पर मांग कर संबंधित अधिकारी द्वारा भरा जा रहा है। अतः आप सभी को ये लीव रेफरेंस नंबर जब आप छुट्टी आवेदन करें तो अपने विद्यालय को जरूर सूचित करा दें, ताकि आपकी अनुपस्थिति में कोई अधिकारी अगर निरीक्षण करता है तो ये लीव रेफरेंस नंबर उसके द्वारा पोर्टल पे प्रेरणा इंस्पेक्शन ऐप में भर दिया जाएगा और वहां से सिस्टम चेक कर लेगा कि क्या आपने छुट्टी आवेदित की है, आपकी छुट्टी अस्वीकृत तो नहीं कर दी गई है। और जो शिक्षक बिना सूचना के या बिना किसी आवेदित छुट्टी के एब्सेंट है तो उनका EHRMS कोड उस अधिकारी द्वारा अंकित किया जाएगा। EHRMS कोड भी आप सभी अपने जितने भी कर्मचारी हैं विद्यालय में उनका कहीं ना कहीं रजिस्टर में या कहीं अंकित करवा दीजिए विद्यालय में ही, ताकि जितने भी कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका EHRMS कोड विद्यालय स्तर पर अवश्य उपलब्ध रहे। तो आप यहाँ से अपने लीव रेफरेंस नंबर के सापेक्ष अपना छुट्टी का स्टेटस देख सकते हैं। इसमें देखिए लीव स्टेटस में एक जगह पेंडिंग है, एक जगह अप्रूव्ड है। तो जो अप्रूव्ड छुट्टी है यानी वो स्वीकृत हो चुकी है, उसमें आप जब प्रिंट के तरफ आएंगे तो वहां पे आप इसको क्लिक करके इसका एक लीव ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो छुट्टी आपको स्वीकृत हुई है उसका एक लीव ऑर्डर भी यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, रख सकते हैं फिजिकल फॉर्म में भी। अब यहाँ पे कई लीव ऑर्डर हम लोगों ने देखे हैं जो कि गलत हैं। कई बार कतिपय शिक्षक अपने हेडमास्टर को ही CCL अप्लाई कर देते हैं और उनके हेडमास्टर अनजाने में उनके CCL भी स्वीकृत कर देते हैं। तो ये सिस्टम उसके अलाउ कर देता है, सिस्टम नहीं रोकता है, लेकिन इसको आपको देखना है। आपके जो अधिकार हैं आप उन्हीं का क्रियान्वयन करेंगे। आपका अधिकार एज अ हेड टीचर ये नहीं है कि आप CCL या मेडिकल शिक्षकों की स्वीकृत करें। ऐसी छुट्टियां आपको अपने खंड शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करनी है, अग्रसारित करनी है, वो इस पे कार्रवाई करेंगे या BSA को भेजेंगे। तो ये आपकी लीव की स्टेटस आप लोगों ने देख लिया, छुट्टियों की स्थिति आपने देख ली। इसके बाद माई लीव में जो इंपॉर्टेंट है कैंसिल लीव। अगर आप कोई छुट्टी आवेदित करते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपको उसको चेंज करना है, आप उसको बदलना चाहते हैं, आप छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, तो आप यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं। आप इसको कैंसिल, सपोज करिए एक जो छुट्टी थी कैजुअल लीव वो इन्होंने अप्लाई की थी नीचे वाली, इन्होंने इसको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाला है। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इसमें नहीं डाल सकते। इसके अलावा जो कैंसिल पहला वाला है जिसमें लीव पेंडिंग है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो इसमें डायरेक्टली आपकी लीव कैंसिल हो जाएगी। तो लीव कैंसिल आप तभी करें यदि आपका समय बाकी है, आपने छुट्टी को उपभोग कर ली है तो उसमें आप लीव कैंसिल का यूज ना करें। माई लीव में जो अगली चीज है वो है आपकी लीव अर्ली ज्वाइनिंग। तो लीव अर्ली ज्वाइनिंग और इसके नीचे ही एक सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो लीव अर्ली ज्वाइनिंग है इसका मतलब हुआ अगर आपकी छुट्टी खत्म होने से पहले ही आप चाहते हैं मैं ज्वाइन कर लूं, उसका विकल्प यहाँ मिलता है। इसको फिर से बता दूं कि लीव अर्ली ज्वाइनिंग है या ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है, ये आपका CL के केस में नहीं है। CL के अलावा कोई छुट्टी आप लेते हैं, मैटरनिटी लीव, CCL, मेडिकल, तो आपको ये ज्वाइनिंग मानव संपदा पे जरूर करनी है लौट के, नहीं तो अगली बार आप मानव संपदा पे छुट्टी नहीं ले पाएंगे। तो लीव अर्ली ज्वाइनिंग ये कहता है कि अगर आप किसी छुट्टी पर गए हैं, मान लीजिए आपने मेडिकल लिया था, तो यहाँ पे आप लीव रेफरेंस नंबर को ही डालेंगे। लीव रेफरेंस नंबर जब आप डालेंगे तो छुट्टी का आपको विवरण दिखेगा। तो उसमें अगर आप जिस तारीख से ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप उस डेट से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो बची हुई जो छुट्टियां हैं, मान लीजिए आपने 15 दिन का मेडिकल अवकाश लिया था, लेकिन आप 10 दिन बाद सोचते हैं कि मैं ज्वाइन कर सकता हूं, डॉक्टर ने आपको फिट घोषित कर दिया है, तो आप लीव अर्ली ज्वाइनिंग में आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपका रिक्वेस्ट जिस अधिकारी ने मेडिकल सैंक्शन किया था उसी अधिकारी द्वारा लीव रिक्वेस्ट अप्रूव की जाएगी। ये जैसे ही वो अधिकारी अप्रूव करेगा आपकी बची हुई छुट्टियां यानी 5 दिन आपके मेडिकल के खाते में स्वतः जुड़ जाएंगे। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इसके बाद
माई लीव में जो सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, ये आपकी प्रक्रिया है, ये आपको हर बार करनी है जब भी आप मेडिकल, सीसीएल या मैटरनिटी लीव से लौट के आएंगे। इसमें 4 चीजें हैं। पहला है सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, दूसरा है ज्वाइनिंग स्टेटस पेंडिंग, अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर चुके हैं उसका स्टेटस दिखाएगा। तीसरा है ज्वाइनिंग स्टेटस अप्रूव्ड। चौथा है सेंड लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो आपको चौथे पे काम करना है, सेंड लीव ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। इसमें मान लीजिए आप किसी छुट्टी से आए हैं, आप मेडिकल लीव से आए हैं, मेडिकल लीव आपने पूरी अपनी अवेल कर ली है 15 दिन की। उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे विद्यालय, आप अपना विवरण भरेंगे, आप अपना ज्वाइनिंग डेट भरेंगे, रीजन भरेंगे, चूज फाइल में अगर आप मेडिकल के बाद आए हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ के बाद इसको आप सेव करेंगे। सेव करते ही आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर को ये चला जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर यानी अगर आप सहायक शिक्षक हैं तो आपके हेडमास्टर को चला जाएगा। हेडमास्टर का उत्तरदायित्व तो होता है कि वो इसे खुद स्वीकृत नहीं करेंगे, ये खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से या बीएसए स्तर से लीव ज्वाइनिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट होते ही संबंधित कर्मचारी को एक मैसेज प्राप्त होगा। मैसेज में लिखा रहेगा कि आपकी ज्वाइनिंग जो है स्वीकृत की जा चुकी है और विद्यालय में भौतिक रूप से आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया आपको अवश्य करनी है, अन्यथा अगली बार आप छुट्टी लेना चाहेंगे तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। इसके बाद माई लीव में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने बात की। लास्ट कैलेंडर है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अदर्स लीव आती है। अदर्स लीव अदर्स लीव में अभी मैंने जैसे बात की कि जो हेडमास्टर्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास मान लीजिए आपके सहायक शिक्षकों की या अनुदेशकों की या शिक्षा मित्रों की छुट्टियां आती हैं, तो आप क्या करेंगे? हेडमास्टर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है, आप देखते रहिए कि व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट में आप देखते रहिए कि किसने किसने आपको छुट्टियों का आवेदन किया है। तो आप जब व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितने शिक्षकों ने आपको छुट्टी का आवेदन किया है। सहायक शिक्षक होंगे उनमें भी ये कॉलम रहेगा, लेकिन उनमें कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट हमें नहीं दिखेगी क्योंकि उनको किसी ने छुट्टी का आवेदन नहीं किया है। तो पेंडिंग रिक्वेस्ट की यहाँ पे सूची दिख जाएगी। क्योंकि ये शिक्षक प्रधान शिक्षक नहीं है या इनको किसी ने छुट्टी आवेदन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखेगा। प्रधान शिक्षकों को जिनको लीव आवेदन हुई है, जो कि किसी के रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उनको यहाँ पे दिखेगा। अदर्स लीव में और चीज अगले बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, डिस्पोज लीव। तो डिस्पोज लीव में भी आपको जितनी छुट्टियां आपने निस्तारित की हैं, जिनको आपने स्वीकृत कर दिया है या अस्वीकृत कर दिया है, वो सारी सूची इसमें आपको डिस्पोज लीव में दिख जाएगी। व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। तो व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट मतलब कोई सहायक शिक्षक मान लीजिए अपनी छुट्टी जो आवेदन किया था उसको कैंसिल करना चाहता है। यहाँ पे आप एज ए हेडमास्टर जाकर देख सकते हैं और उसको अप्रूव कर सकते हैं कि ठीक है, आपकी जो लीव कैंसिल था वो अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि उस शिक्षक को उतनी छुट्टियां उसके खाते में जुड़ जाएंगी। चौथा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग अंदर जाकर के देखेंगे, व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट में क्या है? यदि कोई शिक्षक अपने हेडमास्टर को ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं छुट्टी से आ गया हूं, मुझे ज्वाइन कराइए, तो यहाँ पे दिखता है पेंडिंग रिक्वेस्ट में दिखेगा नाम जो कर्मचारी भेजता है, कौन सी छुट्टी ली थी, लीव रेफरेंस नंबर क्या था उस छुट्टी का, कब उसने अप्लाई किया था, कितने दिन का था, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट इसमें दिखेगा। इसके बाद इसमें आपको विकल्प रहेगा एज ए हेडमास्टर कि आप उसको फॉरवर्ड कर दें या इसको एक्सेप्ट भी कर लें या उसको रिजेक्ट कर लें। आपको एक्सेप्ट नहीं करना, आपको फॉरवर्ड करना है खंड शिक्षा अधिकारी को। अगर आप देखते हैं कि डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड नहीं है फिटनेस, तो आप इसमें रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक स्तर पहले ही आप इसमें रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने लीव